हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपके फोल्डर मिल जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो जरूर दें। परीक्षा तक मैं आपको दोस्तों टॉप 40 मॉडल पेपर है वो करवाऊंगा और ये आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों अमृत साबित होंगे। आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 2। देखिए, ये परीक्षा पैटर्न रहने वाला है जिसमें 40 प्रश्न होंगे राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान से संबंधित। और देखिए, राजस्थान करंट अफेयर के 10 प्रश्न होंगे, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न होंगे और शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित है दोस्तों 20 प्रश्न होंगे। तो जिसमें दोस्तों कुल 100 प्रश्न होंगे और 200 अंक का ये पेपर है वो रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और सामान्य ज्ञान से संबंधित 40 प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि सीधा सा मैं बोलूं राजस्थान जीके से संबंधित ये 40 प्रश्न है। सबसे पहले भाग 1 में पहला प्रश्न देखिए, थार मरुस्थल में डांड के नाम से जाना जाता है। बताइए, डांड ये किसको जाना जाता है डांड के नाम से? तो दोस्तों, जो थार के मरुस्थल के अंदर जो रेत के टीले होते हैं और यानी कि दो रेत के टीलों के मध्य दोस्तों एक छोटा सा खड्डा सा बना हुआ होता है, ठीक है, उसे रन या टाट बोलते हैं, टाट भी बोलते हैं, उसे रन भी बोलते हैं। तो दोस्तों उसे डांड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त। चंद्राकार बालू का स्तूप में जो गर्त होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डांड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर का यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। तो दोस्तों ये जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वनस्पति को माना है। किसको माना है? वनस्पति को माना है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। तापमान और वर्षा को सहायक माना है, लेकिन प्राथमिक आधार है वो वनस्पति है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 3 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए, कौन सी झील है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों राजस्थान की 5 झीलों को इसमें शामिल किया गया है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में, जिसमें से दोस्तों नंबर 1 पिछोला झील, नंबर 2 फतेह सागर झील, नंबर 3 आना सागर झील, नंबर 4 पुष्कर झील और नंबर 5 नक्की झील, ठीक है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन के अनुसार आना सागर है, पिछोला है, फतेह सागर है, लेकिन यहाँ पे कोलायत नहीं है। तो डी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र कौन से जिले कौन से जिले घेरते हैं? यानी कि दोस्तों सीधा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊं, देखिए यहाँ पे सीधा सा पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र कौन से जिले घेरते हैं। तो दोस्तों कौन से जिले घेरते हैं, यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, करौली। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, करौली, इनके अंदर दोस्तों सर्वाधिक वनावरण है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई दोस्तों कब? तो ये 17 दिसंबर 2019 को, 17 दिसंबर 2019 को ये प्रारंभ है वो की गई।
तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है 1975 में। 1975 में राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना है वो की गई थी। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको, ये अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें इसका मुख्यालय जयपुर में। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी? बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1889 में। दोस्तों 1889 में ब्यावर में सेठ दामोदर दास और कर्नल डिक्सन द्वारा ये स्थापित की गई थी पहली कपड़ा मिल, जिसका नाम था कृष्णा मिल्स। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मीणा तथा भील। मीणा तथा भील। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, मीणा लगभग 53%, भील लगभग 39%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला? पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो किस वर्ष मिला? तो ये मिला था दोस्तों, ये भी 1989 में मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर दोस्तों ये पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो दिया गया था। ए नंबर का ऑप्शन सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया? 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया, तो वो रह गया दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हनुमानगढ़ में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? ईंटों का प्रयोग दोस्तों किस में नहीं होता था? कौन सी सभ्यता स्थल में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आहड़ में भी होता था, कालीबंगा में भी होता था, गणेश्वर में नहीं होता था दोस्तों। ठीक है, बैराठ में भी होता था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता जो नीमका थाना के पास स्थित है वहां पर दोस्तों ईंटों का प्रयोग है वो नहीं होता था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कभी मौका मिले तो एक बार गणेश्वर जरूर जाकर आना, सर्दियों में जाके आना, वहां पर बिल्कुल गर्म गर्म पानी आता है। गणेश्वर सभ्यता स्थल के वहां पे मेरा गांव भी उसी क्षेत्र के नजदीक स्थित है। देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? तो दोस्तों ये कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। क्योंकि जीत नहीं पाया था, उससे सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, तो इसलिए कहा था कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है खजाइन उल फुतू है। खजाइन उल फुतू है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये रचना किसकी है? तो ये अमीर खुसरो की रचना है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए,
निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध जो कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। और इसमें महाराणा प्रताप की तरफ से कौन लड़े थे वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए राम सिंह तंवर, जिसे राम शाह के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। बीदा झाला ये भी लड़े थे। रावत कृष्णदास चुंडावत ये भी लड़े थे। माधो सिंह कछवाहा एवं अशोक परमार ये राणा सांगा के समय थे दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1, 2, 3। देखिए अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। क्या करना है? कूट भाषा में उत्तर देना है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही है। कौन से ऑप्शन में है? तो ये डी नंबर के ऑप्शन में है। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है। राय सिंह जो बीकानेर का राजा था, राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों को चुनिए। 2 कथन दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं राय सिंह से संबंधित। देखिए यहाँ पे राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 की मनसब प्राप्त थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। राय सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों दोनों के दोनों है वो सही है। दोनों के दोनों कथन है वो सही है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, दोनों सत्य है। 1 एवं 2 सत्य है। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 16 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए राजस्थान, देखिए 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बताइए। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था वो थे दोस्तों मॉरिसन। कौन थे दोस्तों? मेजर मॉरिसन। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री का विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो एक कर लगाया था 1903 ईस्वी में। किसने लगाया था? तो दोस्तों उसका नाम अपने को बताना है। तो उनका नाम है राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपए का चंवरी कर लगाया था। ठीक है, यानी कि विवाह पर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? राज प्रमुख का पद है वो दोस्तों समाप्त किया गया 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल का पद है वो सर्जित किया गया था। बी नंबर ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए सुमेलित करना है मित्रों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ संस्था दे रखी है, दूसरी तरफ स्थापनाकर्ता दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान सेवा संघ। दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी वर्धा महाराष्ट्र के अंदर, और विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई कीकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, दूसरा देखिए देश हितैषणी सभा। देश हितैषणी सभा की जो स्थापना है वो दोस्तों उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। तो यहाँ पे बी का 4 हो जाएगा। और वीर भारत सभा की जो स्थापना है वो दोस्तों केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी, वीर भारत सभा की स्थापना। और सर्व हितैषणी सभा की जो स्थापना है वो स्वामी गोपाल दास ने की थी चूरू के अंदर, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1, 4, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कूट भाषा के अंदर अपन देखें तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1, 4, 2, 3 सही है। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रेवाड़ी नामक स्थान पर दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल की
स्थापना हुई थी गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में, रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। ठीक है, संस्थापक थे किशनलाल जोशी, मास्टर आतिंदर, मास्टर फकीर चंद, जुगल किशोर चतुर्वेदी, किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव, ये काफी थे लोग। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न है, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? ये तो सभी को पता होगा, बाबू जी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, दादू पंत की मुख्य गद्दी कहाँ है? तो दोस्तों दादू पंत की जो मुख्य गद्दी है वो है नारायणा में। कहाँ पर है? नारायणा में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? गागरोन का किला ये दोस्तों झालावाड़ में है, और ये आहू और काली सिंध, आहू और काली सिंध यानी कि काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर ये स्थित है, यानी कि मध्य स्थित है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग है वो कौन सा था? वो बनी ठंडी वाला था। ठीक है, यानी कि राजा नागरीदास जिनको सावंत सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इनका जो काल है वो किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? दुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये ऋषभ देव को समर्पित है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित आभूषण समूहों में से कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित आभूषण समूहों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें कंगन, नौगरी, गजरा, नेवरी, कंगन, नौगरी, गजरा, नेवरी, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, उस सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताएं जिसने की गीत केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश को अमरत्व प्रदान किया। सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताएं जिसने की गीत केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश को अमरत्व प्रदान किया। तो दोस्तों किसने ये अमरत्व प्रदान किया? सही उत्तर हो जाएगा अल्लाह जिलाबाई ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कोटा बूंदी झालावाड़ और बारां क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली का नाम बताइए। सभी को पता होगा दोस्तों, ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है? हाड़ौती क्षेत्र, और हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती बोली बोली जाएगी। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अर्थना मंदिर बाड़मेर दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। अर्थना मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है दोस्तों? ये बांसवाड़ा में है। बाकी देखिए, हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा में है, विभीषण मंदिर कैठून कोटा में है, और हर्षनाथ मंदिर ये सीकर में है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्त है? राज्यपाल पद के लिए शर्त है, तो वो कौन सी शर्त है? अपने को दोस्तों कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। देखिए, वह भारत का नागरिक है। राज्यपाल पद के लिए शर्त की बात की गई है दोस्तों। ठीक है, वह भारत का नागरिक है। दूसरा देखिए, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, यहाँ पर वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो यहाँ पे ये कथन दोस्तों 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये कथन है वो इसमें गलत है। देखिए, अनुच्छेद 158 के अंदर राज्यपाल पद के लिए शर्तों का जो उल्लेख किया गया है, उसमें दोस्तों देखिए, दो और तीन का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर केवल 2 और 3 इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर
31 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो अपने को मित्रों यहाँ पर बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, अनुच्छेद 156 के अंदर राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं यानी कि योग्यताओं से संबंधित है, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ये राज्यपाल के कार्यकाल यानी कि पदावधि से संबंधित है दोस्तों, ये अनुच्छेद 156। और अनुच्छेद 158 है, ये राज्यपाल पद के लिए शर्तें, ये बिल्कुल सही है। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ये योग्यता की जगह दोस्तों कार्यकाल या पदावधि आएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों दूसरी अनुसूची। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, तीसरी अनुसूची। शपथ, शपथ की बात कर रहे हैं तो दोस्तों शपथ है वो तीसरी अनुसूची में दिलाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 एक के बाद एक नया उपबंध एक ए जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? बताया था मैंने आपको, 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये किया गया था कि राज्य मंत्री परिषद का आकार है वो 15% से अधिक नहीं होगा। तो जैसे कि राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं तो 200 का 15% निकाल लीजिए, कितना, 30, यानी कि 30 से ज्यादा मुख्यमंत्री सहित मंत्री नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो वो थे दोस्तों एस के घोष। कौन थे? एस के घोष। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 35 नंबर का प्रश्न है, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है अवशिष्ट वसीयतदार का अर्थ क्या है? यानी कि दोस्तों वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों सैयद सगीर अहमद। सैयद सगीर अहमद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? तो यहाँ पर इसमें संयुक्त बैठकों का जो प्रावधान करता है वो कौन सा करता है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है कौन सा? तो वो है राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो कौन बनी थी? सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों सुमित्रा सिंह। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये नागौर के बगदड़ी गांव में की गई थी 1959 में, 2 अक्टूबर 1959। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? बताइए, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों शारदा भार्गव।
यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि राजस्थान से राज्यसभा भेजे जाने वाली पहली महिला थी शारदा भार्गव। ठीक है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख नेता थी। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अब अपन दोस्तों भाग 2 के अंदर भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों अपन चल रहे हैं। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर कर लें, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। जल्दी ही ऑब्जेक्टिव क्लास है वो चलाई जाएगी क्रैश कोर्स के लिए। करीबन आपको 15 से 20 दिन के अंदर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कोर्स है वो करवा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, मीना माता घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है निम्नलिखित में किस कारण से संबंधित है। ये जो मिनी माता जो घटना है, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं रोग भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये क्यों होता है। ये दोस्तों जल में पारे की अत्यधिक मात्रा के कारण ये होता है, यानी कि दोस्तों जल प्रदूषण से संबंधित है ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 मिनट है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा मित्रों। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतर है, सबसे पूर्वी देशांतर है वो है दोस्तों देखिए 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है भारत। तो यहाँ पर इसमें ये पहला कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये तो बिल्कुल सही है, उत्तरी गोलार्ध में सही है। कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर केवल 2, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन है वो सत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। ठीक है, भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है, बिल्कुल सही है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो कौन से कथन सत्य है, तो दोनों कथन सत्य है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। 44 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों लौह इस्पात की बात हो रही है, तो लौह इस्पात में दोस्तों कच्चे माल के रूप में क्या क्या प्रयुक्त होते हैं। देखिए इसमें लोहा ऐश तो आता ही है, इसके अलावा कोयला भी आता है, ठीक है, बॉक्साइट नहीं आता, चूना पत्थर आता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4 इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर है बेंगुएला, बेंगुएला जलधारा है, ये दोस्तों एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी दोस्तों गर्म जलधारा है सारी। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, व्यापारिक पवनों की तुलना में पछुआ पवनों का विक्षेपण अधिक होता है, व्यापारिक पवनों की तुलना में पछुआ पवनों का विक्षेपण अधिक होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों की तुलना में प्रबल होती है। तीसरा देखिए, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें
देखिए, ये जो दूसरा नंबर का कथन है, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवने दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों की तुलना में प्रबल होती है, ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभाव पाया जाता है, प्रबल नहीं होती है। तो यहाँ पर इसमें एक और तीन कथन है वो क्या है, सत्य है। एक और तीन, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में पठार है तो सूची सेकंड में स्थान है। देखिए किम्बरले पठार कहाँ स्थित है, बताइए। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है ये किम्बरले पठार। और कोराट पठार कहाँ पर है, तो दोस्तों ये थाईलैंड है, थाईलैंड में है ये। ठीक है, और मिसौरी का पठार कहाँ है, ये यूएसए में है, मिसौरी का पठार। और यूनान का पठार है वो दोस्तों चीन में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2143। 2143 कौन से ऑप्शन में है, तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत की ऐसी कौन सी नदियां हैं, भारत की ऐसी कौन सी नदियां हैं जिसका उद्गम एक ही स्थान पर से होता है। भारत की ऐसी कौन सी नदियां हैं जिसका उद्गम एक ही स्थान से होता है, लेकिन प्रवाह क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होता है, लेकिन प्रवाह क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो नर्मदा और सोम नदी, नर्मदा और सोम नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक पहाड़ से होता है। ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत जाती है दोस्तों। ठीक है, सोन है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्गम एक ही स्थान से होता है, एमपी से होता है, लेकिन प्रवाह एक दूसरे के विपरीत होता है। तो नर्मदा और सोन नदी, सोन है ये। ठीक है, सोन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कूट भाषा के अंदर एक और दो दोनों ही सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसलें हैं, खरीफ की फसल है वो कौन कौन सी है। तो दोस्तों खरीफ की फसल है वो इसके अंदर आप देख सकते हैं मक्का, बाजरा और सोयाबीन। मक्का, बाजरा और सोयाबीन ये क्या है, तो दोस्तों ये खरीफ की फसलें हैं। यहाँ पर चना नहीं है। ठीक है, ये चना है, ये रबी की फसल है। तो यहाँ पर एक दो चार सही है। एक दो चार कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत की जनगणना में किस वर्ष प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे कम थी। भारत की जनगणना में किस वर्ष प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे कम थी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1921। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रदूषक गैस है। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सीओ, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 12 जुलाई 1982 को। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 12 जुलाई 1982 को। 53 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय आय को मापने की किस विधि को मूल्य वर्धित विधि के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय आय को मापने की किस विधि को मूल्य वर्धित विधि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्पाद विधि को। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना के लिए नोडल मंत्रालय, अटल मिशन योजना के लिए दोस्तों ये नोडल मंत्रालय है तो वो कौन सा है, तो वो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास रिपोर्ट का भाग है। मानव विकास रिपोर्ट का भाग कौन सा है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है लैंगिक असमानता सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लोरेंज वक्र किसके बीच संबंध दर्शाता है? लोरेंज वक्र किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या व आय वितरण के बीच, जनसंख्या व आय वितरण के बीच, ए नंबर का ऑप्शन सही। 57 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है 243 बी, अनुच्छेद 243 बी के तहत। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? छुआछूत अपराध घोषित किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? तो चुनाव पद्धति क्या है भारत के राष्ट्रपति की? तो वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव है वो किया जाता है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, 2003 में किस देश में रोज रिवोल्यूशन गुलाबी क्रांति हुई? तो ये हुई थी दोस्तों यहाँ पर जॉर्जिया में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जॉर्जिया में। नेक्स्ट आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो ये होता है दोस्तों अनुच्छेद 356 में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 356 में। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों, ये नीति निर्देशक तत्व है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 64 नंबर का प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नांकित में से किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नांकित में से किससे है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, बताइए इसमें क्या था? आयरलैंड। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नांकित में से किससे था? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है भूमंडलीकरण या भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने के लिए, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 65 नंबर का प्रश्न है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो थे विजय केलकर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, प्रस्तावना में संशोधन किया गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए? मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में दिए गए? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 69 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग चलाया जा सकता है तो दोस्तों ये 61 अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, सी नंबर ऑप्शन सही। 70 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है तो वो दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 370। ठीक है, दिया गया था, ठीक है, दिया गया था कर लेना। ठीक है, तो अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन भाग 3 में राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गांव ग्वाल योजना के संदर्भ में, दोस्तों गांव ग्वाल योजना के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 कथन है वो दे रखे हैं, अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। ठीक है,
देखिए प्रत्येक 70 गायों पर एक ग्वाला नियुक्त होगा। प्रत्येक 70 गायों पर एक ग्वाला नियुक्त होगा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए ग्वालों को 10,000 प्रति माह वेतन मिलेगा, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। योजना का खर्च केवल राज्य सरकार वहन करेगी, तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। देखिए इस योजना का जो खर्च है वो भामाशाह यानी कि दानदाताओं के सहयोग से वहन किया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक और दो कथन इसमें सत्य है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक और दो। 72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। दोस्तों सही विकल्प अपने को बताना है कि इन इन तीन कथन में से दोस्तों कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए दो बच्चों की अनिवार्यता पंचायत चुनाव से समाप्त कर दी गई है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए यह नियम 1995 से लागू था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। टीआरएफ बढ़ने के कारण यह नियम है वो हटाया गया, तो ये गलत हो जाएगा। बढ़ने से नहीं, कम होने से ये नियम है वो हटाया गया। दोस्तों टीआरएफ यानी कि राज्य की जो प्रजनन दर है, ठीक है, वो कम हुई है, इसके कारण दोस्तों ये नियम है वो हटाया गया है। और दोस्तों राजस्थान सरकार ने 25 फरवरी 2026 को मंत्रिमंडल की बैठक में ये दो महत्वपूर्ण निर्णय है वो लिए गए थे, राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए, ठीक है, जिसे दो बच्चों की अनिवार्यता है वो समाप्त कर दी गई पंचायत और निकाय चुनाव के लिए। तो यहाँ पर एक और दो कथन है वो क्या है? सत्य है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान मतदाता सूची यानी कि SIR 2026 के संदर्भ में दोस्तों अपने को सही विकल्प है वो बताना है। यहाँ पर देखिए कुल मतदाता 5 करोड़ से अधिक है, कुल मतदाता 5 करोड़ से अधिक है, बिल्कुल सही बात है। पुरुष मतदाता महिला मतदाताओं से अधिक है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के दोनों कथन है वो सत्य है, तो यहाँ पर केवल एक और दो दोनों सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही विकल्प का अपने को क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इसमें होम स्टे योजना 2026 में अधिकतम 8 कमरे की अनुमति है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, 8 कमरे की अनुमति है। आगे देखिए मालिक का उसी परिसर में रहना अनिवार्य है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। मालिक का उसी परिसर में रहना अनिवार्य है वो नहीं है। विदेशी पर्यटकों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक और तीन क्या है? सत्य है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प का अपने को यहाँ पर चयन करना है। मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 का उद्देश्य निजी निवेश आकर्षित करना है। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 का उद्देश्य निजी निवेश आकर्षित करना है, बिल्कुल सही बात है। रिको को नोडल एजेंसी बनाया गया है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। सभी मॉडल में भूमि केवल सरकार द्वारा दी जाती है, तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। भूमि है वो 80% भूमि डेवलपर और 20% रिको की भागीदारी होती है दोस्तों इसमें। और दोस्तों मॉडल सी के अंदर 100% भूमि है वो निजी डेवलपर की होगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो कथन इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। दोस्तों सही विकल्प है वो दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें देखिए गार्डासिल 4 वैक्सीन HPV के 4 प्रकारों से सुरक्षा देती है। दोस्तों गार्डासिल 4 वैक्सीन HPV के 4 प्रकारों से सुरक्षा देती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इसमें देखिए सर्वारिक्स इतने देखिए सॉरी सर्वावैक भारत की पहली स्वदेशी HPV वैक्सीन है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और देखिए यहाँ पे सर्वारिक्स 9 प्रकार के HPV से सुरक्षा देती है, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों ये जो सर्वावेक है ये भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है और ये काफी सस्ती और प्रभावी है।
और ये सबसे खतरनाक जो वायरस होते हैं, ठीक है, उनसे बचाती है, टाइप 16 और टाइप 18 से। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, एक और दो कथन है वो सत्य है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 77 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री, देखिए सॉरी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2026 को अजमेर का दौरा किया। 28 फरवरी 2026 को अजमेर का दौरा किया था, बिल्कुल सही बात है। इस दौरान 10,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये 10,000 से अधिक नहीं, 16,686 करोड़ से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। तो ये कथन गलत हो जाएगा। एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक और तीन कथन है वो क्या है, सत्य है, एक और तीन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक और तीन इसमें सही है। 78 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये किया गया MNIT जयपुर, MNIT जयपुर से किया गया है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर प्रश्न है, वायु शक्ति 2026 अभ्यास का अवलोकन राजस्थान के किस स्थान पर किया गया। तो दोस्तों ये कहां पर किया गया, तो ये पोखरण में किया गया। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पोखरण में। 80 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान यानी कि हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रचंड। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रचंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 4 के अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए इसमें 81 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण निर्माता के जन्मदाता है। बुद्धि परीक्षण निर्माता के जन्मदाता हैं, तो दोस्तों वो कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अल्फ्रेड बिने। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है। बताइए कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलोव है, लेकिन ब्रूनर नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। अभिप्रेरणा का घटक कौन सा नहीं है। तो अभिप्रेरणा के घटक दोस्तों आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए ये रटंत स्मृति ये नहीं है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है। कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वंशानुक्रम है, वातावरण है, परिपक्वता है, लेकिन निर्देशन नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया गया है। यह कथन दिया गया है दोस्तों किसका। यह कथन है दोस्तों सिम्पसन का है। किसका है, सिम्पसन का। तो यहां पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सिम्पसन। इसका नहीं सिम्पसन नहीं होगा, इसमें होगा दोस्तों स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। ये स्किनर का कथन है दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, स्किनर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये की गई दोस्तों विलियम वुंट के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है। कौन सा स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है सैद्धांतिक। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सैद्धांतिक। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे नहीं सैद्धांतिक नहीं, इसमें सुडोल का है। सुडोल का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व वर्गीकरण का नहीं है, तो सुडोल का नहीं है, बाकी सारे हैं।
सिद्धांतिक है, कलात्मक है, सामाजिक है। आगे देखिए यहाँ पे अच्छे समायोजन की विशेषता है। तो दोस्तों अच्छे समायोजन की विशेषता है तो ये दोस्तों क्या है, अच्छे समायोजन की विशेषता आत्मविश्वास होता है, संतुलन होता है, ठीक है, सहनशीलता होता है। तो यहाँ पर सहनशीलता इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, उत्तेजना भाग है तो दोस्तों ये मानसिक विकास का है उत्तेजना भाग, डी नंबर का ऑप्शन सही। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्न में से अभिवर्ती मापन की विधि नहीं है, अभिवर्ती मापन की विधि नहीं है तो वो है इमोशनल कॉम्पिटेशन, सॉरी, इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, तो ये प्रत्यक्ष विधि है वो कौन सी है, तो वो है बाधा निराकरण। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाधा निराकरण। 92 नंबर का प्रश्न है 12 वर्षीय विद्यार्थी ऋतिक की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी, उसकी मानसिक आयु है वो क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पे मानसिक आयु दे नहीं रखी, 12 वर्षीय विद्यार्थी ऋतिक की बुद्धि लब्धि 75 है, ठीक है। तो मानसिक आयु अपने को ज्ञात करनी है, तो मानसिक आयु ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे मानसिक आयु बराबर बुद्धि लब्धि इंटू वास्तविक आयु बटे 100 कर लीजिए, काट लीजिए इसको आप काटोगे तो दोस्तों यहाँ पे 9 वर्ष आएगा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया, ये कथन कहा गया दोस्तों ये वुडवर्थ का कथन है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए अल्बर्ट बांडोरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किसके नाम से भी जाना जाता है, अल्बर्ट बांडोरा के द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को भी जाना जाता है तो दोस्तों वो है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, तो वो है शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है, तो किस तत्व का मापन नहीं होता है, तो वो होता है दोस्तों तार्किकता का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तार्किकता। 97 नंबर का प्रश्न है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, तो ये मार्गन एवं मुरे के द्वारा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मार्गन एवं मुरे के द्वारा। 98 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट बालक की बुद्धि लब्धि होती है, अत्युत्कृष्ट वो होती है दोस्तों 130 से 139 के बीच, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, और 140 से ऊपर प्रभावशाली होता है, बी नंबर ऑप्शन सही। 99 नंबर का प्रश्न है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया दोस्तों स्पीयरमैन के द्वारा, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए कौन सा रुचि का पहलू नहीं है, रुचि का पहलू कौन सा नहीं है, तो वो है दोस्तों गति करना। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।